नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। मौजूदा वक्त में डीजल पेट्रोल बेलगाम है। जी हां, एक तरफ कोरोना काल तो दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल ने लोगों को बेहाल किया है। पेट्रोल डीजल के दामों में रोजाना इजाफा हो रहा है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि लगातार 16वें दिन डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पर तेल कंपनियों का तर्क है कि लॉकडाउन में नुकसान हुआ है। वहीं जानकार लोग मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत कम हुई है। लेकिन इन सबसे इतर ईंधन की कीमत बढ़ने से हर कोई परेशान है और इस परेशानी को समझने की आज कोशिश करेंगे। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ऑनलाइन टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है सर आपका। एक मजबूत पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। 80 रुपये बहुत होता है एक रोज 300 रुपये कमाने वाले आदमी के लिए। कोरोना की जंजीर में जकड़े कदमों ने किसी तरह काम धंधे की ओर कदम बढ़ाने शुरू ही किए हैं कि अब डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम तमाम रोजगार और कारोबार की रफ्तार पर ब्रेक लगाते दिखाई दे रहे हैं। सर, हम लोग तो बहुत परेशान हो गए हैं। एक तो हम लोग का काम तो डिलीवरी का काम ऐसे चौपट है कोरोना वायरस की वजह से। उस पर भी तेल का रेट इतना बढ़ गया है, कमाई आधा हो गया है। हम लोग को परेशान हो गए हैं बहुत दिन से। दिक्कत तो देखो हो ही रही है, इसमें तो आदमी कुछ नहीं कर सकता, पर इतना भी रेट अच्छा नहीं है जितना बढ़ता जा रहा है। मानो बात, जो किसान आदमी है वैसे आदमी आम आदमी वो क्या करेंगे। दरअसल पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का सिलसिला सोमवार को 16वें दिन भी जारी रहा और इस सिलसिले का सितम यह है कि पेट्रोल 8 रुपये 30 पैसे लीटर और डीजल 9 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इन हालात में देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 79 रुपये 56 पैसे और 1 लीटर डीजल का दाम 78 रुपये 85 पैसे हो गया। वहीं नोएडा में पेट्रोल 80 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर और डीजल 71 रुपये 24 पैसे तक पहुंच गया। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल 80 रुपये 32 पैसे और 1 लीटर डीजल का दाम 71 रुपये 15 पैसे तक जा पहुंचा। गर्मी के इस सीजन की खेती में सिंचाई से लेकर खाद लाने तक डीजल की खपत ज्यादा होती है। ऐसे में डीजल की बढ़ती कीमतों से किसानों की पेशानी पर भी परेशानी के पल पड़े हैं। बीते 7 जून से लगातार बढ़ रही ईंधन की कीमतों ने कंपनी से लेकर कारखानों तक, माल बनाने से लेकर माल ढुलाई तक सबको परेशान कर दिया है कि महंगे ईंधन में कैसे माल बनेगा और अगर बनेगा तो महंगाई का मुलम्मा चढ़ा हुआ है। पेट्रोल डीजल की बात कर रही हैं तो हर दूसरे दिन की बात है। पहले 10 पैसे, फिर 50 पैसे, फिर 2 रुपये, फिर 1 रुपये। 80 रुपये बहुत होता है एक रोज 300 रुपये कमाने वाले आदमी के लिए। हमें तो इतना पता है कि हमें रोड में चलना, हम डलवा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। मजबूरी है, रोड में चलना है, डलवाना तो पड़ेगा ही। अब कमाई हमारी बढ़ नहीं रही है, महंगाई होती जा रही है। बहरहाल खाली जेब और खाली हाथ के हालात में काम करने निकल रहे लोगों के कदम महंगे डीजल और पेट्रोल की वजह से ठिठक रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिस ईंधन से मिलती है रफ्तार, अगर वही रोकेगा रफ्तार तो कैसे होंगे कारोबार। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो अगर आपसे कहा जाए कि पेट्रोल और डीजल की वजह से रफ्तार रुक गई है तो यह अचंभा सा होगा, लेकिन कोरोना के बीच लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों ने पूरे देश को परेशानी में डाल दिया है। कारोबारी, व्यापारी, किसान सब कह रहे हैं कि ऐसे कैसे होगा काम। हालांकि पेट्रोल डीजल के दामों में वैट और एक्साइज ड्यूटी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय कराएं। हरीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर M.K. अग्रवाल साहब अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं, प्रदीप सिंह नेता कांग्रेस हमारे साथ, राजपाल कश्यप प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हरनाम सिंह किसान नेता हमारे साथ, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमिताभ सर, जिस तरीके से कोरोना की वजह से देश की रफ्तार को ब्रेक लगा, लेकिन क्या तेल की कीमतों में इजाफे के साथ देश को फिर से रफ्तार दी जा सकती है? प्लीज। देखिए, मुझे लग रहा है कि कोविड-19 के मरीजों की संख्या और तेल के दाम आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। जैसे 16 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। ये समय जरूर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था
कि लगभग 2 महीने के कंप्लीट लॉकडाउन के बाद यह देश खुला है थोड़ा थोड़ा। 60 दिन तो कहीं देश निकला ही नहीं, तो न मोटरसाइकिल चली, न बस चली, न ट्राम चली, न ठेला चला, न रेला चला, न कार चली, इक्का दुक्का को छोड़ दे। अब देश चला है तो उसको गति भी पकड़नी है, 60 दिनों के नुकसान की भरपाई भी करनी है। लेकिन इतने महंगे तेल से तो भरपाई छोड़िए, कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। और जब तेल का दाम बढ़ता है तो वो केवल ऐसा उत्पाद नहीं है कि जिसने डलाया उसी पर बीते, जिसने नहीं डलाया उस पर भी समान रूप से बीतता है। पहले अगर मंडी से 4 सब्जी वाले मिलके 800 रुपए में मान लीजिए एक विक्रम कर लाए, या छोटा कोई टेम्पू ट्रेवलर टाइप की चीज कर लाए जिसमें अपनी सब्जी लाद लाए, वो अगर 1000 रुपया लेता होगा तो 1200 लेगा, 1400 लेगा। और जब वो सब्जी वाला 1400 रुपया देगा 1000 की बजाय, तो 400 रुपए सब्जी पर महंगाई आएगी। वो किसान तक नहीं जाएगी लेकिन ग्राहक तक जरूर जाएगी। कोई चीज आप बता दीजिए जो महंगी ना हो इस तेल के चलते। एलपीजी का सिलेंडर भी जिस ट्रक पर आएगा वो ट्रक इसी तेल से चलेगा। कोई चीज नहीं है ऐसी जो इसके बिना चल जाए। जिन सोसाइटीज में जेनसेट है जो अभी 20 रुपया यूनिट मान लीजिए ले रहे थे, वो 25 रुपया यूनिट लेंगे, तो फिर पूरे जितने रेजिडेंट हैं वहां 5 रुपया पर यूनिट उनके जेब पर पड़ेगा। क्या अभी लॉकडाउन के दुष्चक्र से बाहर आया यह देश, जिसमें 80% आबादी बहुत ही सामान्य आर्थिक स्थिति की और कमजोर आर्थिक स्थिति की रहती हो, वो इस कड़वी गोली को झेल पाएगी? मुझे लगता नहीं झेल पाएगी। इसके अर्थशास्त्री कारण कुछ भी हो, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, ना मैं उतना बड़ा अर्थशास्त्री हूं, लेकिन ये ननकू और रज्जाक दोनों को परेशान कर रहा है। दूसरा, तेल से सरकार को चूंकि विदेशी मुद्रा बाहर जाती है तो बड़ा घाटा होता था। जितना ज्यादा तेल का कंजम्पशन होता था उतना ज्यादा देश को नुकसान होता था विदेशी मुद्रा का। विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो जाता था उसके चक्कर में। 60 दिन में उसकी भरपाई, वो तो मामला सुलझ गया ना। अब तो विदेशी मुद्रा कोष इतना भर गया लबालब कि और भरे तो टपकने लगे। 60 दिन देश समझ लीजिए मोटे तौर पर बिना तेल के रहा। छुटपुट कंजम्पशन हटा दीजिए। हम एक दिन में देख रहा था, शायद वहां धर्मेंद्र प्रधान जी बता रहे थे कि 75% कम था कंजम्पशन। तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार तो भर गया। और अंतरराष्ट्रीय जगत में भी तेल के दाम कम हुए। तब ये राज्य और केंद्र की ड्यूटीज ने इस तेल की खेल में आग लगा दी। इतना ज्यादा हेवी टैक्सेशन इस पर लाद दिया कि दुनिया भर में तेल सस्ता हो रहा, लेकिन यहां उसमें आग लगी हुई। मुझे लगता है ये स्थिति उचित नहीं। ये पहले से कमजोर बिजनेस सेंटिमेंट को और ज्यादा हर्ट करेगी। बड़े फैक्ट्री मालिक से लेके सब्जी और फल बेचने वाले तक को इसका ताप झेलना पड़ेगा, जो तेल की आग है उसका। किसान भी परेशान होगा, मजदूर भी परेशान होगा, भारत का विशाल मध्यम वर्ग भी परेशान होगा, और उच्च वर्ग इसलिए परेशान होगा कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, उतना महंगा सामान बेच नहीं पाएगा। अगर एक डबल रोटी का पैकेट मान लीजिए 25 रुपए में आता है, कल से 27 में मिलने लगे, तो ग्राहक सवाल करेगा दुकानदार से, भाई 2 रुपया क्यों बढ़ गया? ये बड़ा एक चक्रव्यूह है, इसको समझना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगा कि कोरोना है,
पाकिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, लद्दाख है, सारे विषय हैं, लेकिन मुझे लगा यह विषय सबसे बड़ा है। यह व्यक्ति भारत के पेट से जुड़ा विषय है, इसलिए पेट से जुड़े मसले को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसलिए आज हम इसको बहस के लिए लेके आए। मैं एम.के. अग्रवाल साहब के पास चलूंगा, पहले जरा उनसे समझ लूं कि इसका अर्थशास्त्रीय मसला क्या है, फिर बाकी मेहमानों के पास आऊं। अग्रवाल साहब, एक पखवाड़ा बीत गया, अमिताभ जी। कोई सुबह ऐसी नहीं हुई जब तेल का दाम नहीं बढ़ा। मुझे याद नहीं कि शायद ऐसा एक 15 दिन 16 दिन का टाइम भारत ने इससे पहले भी देखा हो कि जब प्रतिदिन तेल का दाम बढ़ा हो। ऐसा क्यों हो रहा है, जब विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में उसका दाम सस्ता है कच्चे तेल का? देखिए, आपने ठीक कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम हैं जी, लेकिन पहले के मुकाबले बढ़ रहे हैं अमिताभ जी। मार्केट में इसलिए कह रहा हूं कि मार्केट फोर्सेस पर ऑयल का प्राइस यहां पर डिपेंड करता है। चाहे पहले डीजल नहीं था मार्केट पर, अब वो डीजल भी आ गया है। प्राइस के साथ साथ जो आपने बताया कि टैक्स दर बहुत दर बढ़ा दिया गया है और ये जीएसटी की रेंज से बाहर है। और इस पर अभी आप देखें, लॉकडाउन के पीरियड में भारत सरकार ने लगभग 18 रुपए का एक्साइज ड्यूटी इस पर बढ़ाया है प्रति लीटर, और राज्य सरकारों ने भी कई जगह वैट का रेट बढ़ाया हुआ है। तो इसकी वजह से ये दाम बढ़ रहे हैं। तो जो दाम बढ़ रहे हैं उस प्रोपोर्शन में और बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो प्रोरेटा इस पे बेसिस पे होता है, एड बेसिस पे जो टैक्स बढ़ता है, तो मान लीजिए 12% लगना था, दाम पहले मान लीजिए 20 रुपया था, तो 12 रुपया के हिसाब से 2 रुपया 40 पैसा हुआ, 30 रुपया हो गया तो 3 रुपये 60 पैसा हो गया। तो टैक्स भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। एक बात तो ये हुई। दूसरा बात ये आती है कि सरकार इस पर क्यों बढ़ा रही है टैक्स वर्तमान परिस्थिति में, जबकि हमारे यहाँ लॉकडाउन में मंदी की स्थिति है और व्यापार को आगे बढ़ना है। जब भी इस तरह की क्राइसिस आती है अमिताभ जी, सरकारों के सामने आर्थिक क्षेत्र, खासतौर पर जो वर्तमान परिस्थिति है, ये वर्तमान परिस्थिति अद्वितीय है। आज तक कभी इस तरह की परिस्थिति नहीं हुई कि अर्थव्यवस्था एकदम बॉटम डाउन पर आ गया हो। भाई, मैं समझ गया, जीएसटी का कलेक्शन जी हाफ से कम हो गया हो। मैं समझ गया कलेक्शन कहां से लाए, मैं समझ गया। मेरा काउंटर ये है, सरकार के सामने ये समस्या कलेक्शन कहां से लाएं, दुरुस्त जी, लेकिन ननकू और रज्जाक के सामने ये समस्या कि आपने दाम तो बढ़ा दिया, हम पैसा कहां से लाएं तेल भरवाने के लिए? इसके बीच में कोई मध्य बिंदु ढूंढा जाएगा कि नहीं? यह प्रश्न भी जायज है अमिताभ जी। जब मेरे पास पैसा ही नहीं बचा 90 दिन के इस कोरोना के संकट में, मेरी दुकान, मकान, खोमचा, ठेली सब बंद रही, तो मैं 80 रुपया लीटर डीजल कहां से डलवाऊं? जी, इसका भी तो उत्तर खोजना होगा। नहीं, प्रश्न मैंने कहा ना कि इस तरह की जो बड़ी जो इस तरह की विषम परिस्थिति होती है, ऐसे में रेवेन्यू कलेक्ट करना और रीडिस्ट्रीब्यूशन उसका करना लोगों के बीच में, जैसे मान लीजिए अभी सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा रोजगार के ऊपर, गरीब कल्याण रोजगार योजना पर किया है, तो एक तरह से वो गरीबों के हित में ही जा रहा है। और जिस तरह से बड़े लार्ज स्केल पर राज्य सरकारें, ऐसा नहीं कोई एक राज्य सरकार, प्रायः सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जिस तरह से, जिस रज्जाक की बात, ननकों की बात आप कर रहे हैं, उसके लिए जिस तरह से इसमें कैश का हो, चाहे राशन का हो, चाहे ऋण का इस तरह वितरण की बात चल रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बैकअप संसाधन चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर यही स्थिति रही तो इनको अपने एक्साइज ड्यूटी थोड़ा विड्रॉ करने पड़ेगी। अग्रवाल साहब आएंगे आपके पास दोबारा, करने की स्थिति में दोबारा सरकार नहीं है। जी, अग्रवाल साहब ने बात घुमा दी। जो बीज लगाए जा रहे हैं वो पल्लवित होंगे, पौधा बनेंगे, फिर वृक्ष बनेंगे, दैट विल टेक टाइम। लेकिन हमको आज ही मोटरसाइकिल में तेल डलवाना है तो ज्यादा पैसा देना। योजनाएं जब साकार होंगी, आकार लेंगी, तब लाभ देंगी। मेरा मूल प्रश्न पर कोई उत्तर नहीं आया
कि आज मुझे अगर तेल डलवाना है तो मैं पैसा कहां से लाऊं जब 90 दिन से कुछ हुआ ही नहीं। और आज अगर मोटरसाइकिल में का अपनी बेन में तेल नहीं डलवाऊंगा तो भविष्य भी चौपट हो जाएगा, क्योंकि निकलूंगा नहीं तो कमाऊंगा क्या? वो पैसा कहां से लाऊं, ये मूल प्रश्न है। ये छोटा सेक्टर नहीं है, इससे तो भारत का हर आदमी जुड़ा हुआ है, चाहे सीधे चाहे कान उधर से घुमा के पकड़ो। हरनाम सिंह, खेती किसानी इस तेल के दाम की बढ़त से कैसे और कितनी प्रभावित हो रही है, क्या कहते हैं आपके आंकड़े? देखिए, ऐसा है अमिताभ जी, जिस तरीके से सरकार ने रेट बढ़ाए हैं डीजल के, अग्रवाल साहब ने जो बात कही है कि कलेक्शन कहां से आएगा, कलेक्शन करो। हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, जो उन्होंने बंद एक बात कही कि लोगों को राशन वितरण भी किया जा रहा है, हम खोले दे रहे हैं, और गरीबों को ननकू रज्जाक को तमाम चीजें दी जा रही हैं। आप ये बताओ, लॉकडाउन में गेहूं खरीदारी को आप ले लो, चाहे आज जिस तरीके से रेट बढ़ा दिए गए हैं उसको आप ले लो, क्या धान, मक्का, उड़द और ज्वार जो भी चीजें हमारी इसमें पैदा होंगी, क्या सरकार उस पर रेट बढ़ाएगी? पूर्व का अगर आप ले लो, जब नियामक आयोग में फाइल गई थी और बिजली की दरें बढ़ाई गई थी, अमिताभ जी पिछले 25 साल का रिकॉर्ड है कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो बढ़ाया गया है पिछले 25 साल में सबसे कम बढ़ाया गया है। धान में क्या जिस तरीके से रेट बढ़ाए गए हैं, सरकार क्या धान के रेट बढ़ाएगी? हम नहीं कहते हैं कि आप डीजल के, बिजली के रेट ना बढ़ाओ, लेकिन सरकार टेबल पे बैठ के किसानों से, गरीबों से, मजदूरों से बात कर ले। आप डीजल के रेट आप 100 रुपया लीटर कर दो, लेकिन जो भोक्ता है, जो सरकार को टैक्स देता है, उसको आप कैसे समझाओगे? गिट्टी वाला रेट बढ़ा देगा, ट्रांसपोर्टिंग वाला रेट बढ़ा देगा, फल सब्जी धोने वाला रेट बढ़ा देगा, हमारा कहां से रेट बढ़ेगा? हम कैसे जिएंगे? और मैं आपको बता दूं, सरकार अच्छे से समझ ले, इस लॉकडाउन में सारी फैक्ट्री हिंदुस्तान की बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। हम कल भी खेती में सीना फाड़ के काम कर रहे थे और धान की रोपाई की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आज 22 जून है, धान हम सब कुछ कर रहे हैं, धान की रोपाई भी कर रहे हैं, उड़द की बुआई भी कर रहे हैं, तिल्ली की बुआई भी कर रहे हैं, ज्वार की भी बुआई कर रहे हैं और डीजल के रेट बढ़ा दिया है। इससे भी किसान काम रोकेगा नहीं। ठीक बात है। और मैं आपको बता दूं, देश की वर्तमान सरकार आरएसएस के झंडे पे कसम के खा के आई है। हम देश के तिरंगे के साथ खड़े हैं और देश के साथ खड़े हैं। ठीक है हरनाम भाई, ठीक है, देश का आएंगे आपके पास देश दोबारा। के साथ खड़ा ठीक है। हरनाम जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, किसान अपना काम रोकेगा नहीं। शायद यही जज्बा है भारत के किसान का, जिससे उसे इस देश में अन्नदाता कहा जाता है। प्रदीप सिंह जी, अर्थशास्त्र की बात अलग है, मैं तो समाजशास्त्र समझता हूं। 80 रुपया लीटर पेट्रोल या डीजल भराने के लिए आज के दौर में ये 6 महीने पहले का भारत होता तो मैं सोचता चलो ठीक है, इतना भी ठीक है। 65 था, 70 था, 80 हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन आज जब 1-1 रुपया का संकट है आदमी की जेब में, क्योंकि 90 दिन प्रैक्टिकली देश में कुछ चीजों को छोड़ दें तो बाकी कुछ चला ही नहीं। दूध बिका, आटा बिका, चावल बिका, चाय की पत्ती बिकी, सब्जी बिकी, बाकी तो सब बंद ही रहा। तो जो चाट का ठेला लगाता था वो भी 90 दिन उसमें रहा, जो बाल काटने की दुकान करता था वो भी 90 दिन बंद रहा, किराया अलग गया। क्या वो लोग इस बढ़त को झेल पाने की स्थिति में है? अव्वल ये बढ़त सही है गलत है ये विषय बाद का है,
हम करें सही भी हो तो भी क्या इस भारत का सामान्य नागरिक उस बढ़त को झेल पाने की स्थिति में है? निश्चित तौर पर अमिताभ जी, जब देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री ये कहें देश से कि आपदा में अवसर की तलाश करो और हम आपदा में अवसर तलाशते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें माना जाएगा कि इतनी बड़ी महामारी में जब पूरा देश संकट में है, इस देश का मिडिल क्लास संकट में है, इस देश का गरीब परिवार संकट में है, उस समय ये सरकार आपदा में अवसर तलाश रही है। हम ये कहते हैं कि आज विदेशी मुद्रा भंडार पूरे अखंड तक देश में भरा हुआ है। हम पूछना चाहते हैं, आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए तो क्या इसका फायदा इन प्रवासी मजदूरों को मिला क्या आपने कोई डायरेक्ट बेनिफिट इन प्रवासी मजदूरों को दिया क्या इन बढ़े हुए तेल के दामों से मिडिल क्लास के बच्चों की 3 महीने की फीस माफ हुई क्या इनके बिजली के बिल माफ हुए क्या इनकी ईएमआई माफ हुई क्या आज इनके हमारे घरों की जो ईएमआई है, गाड़ियों की जो ईएमआई है, क्या इसको माफ करके आप फौरी तौर पर एक राहत नहीं दे सकते थे क्या इस पर आपने कोई रणनीति बनाई क्या? ऐसा नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप इसके अलावा भी आप जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, अभी भी आप ये कहते हैं कि पूरा देश खुल गया है, लेकिन रोजगार अभी कदम दर कदम आगे बढ़ने की कोशिश में है। आज लोग घरों से निकले जरूर हैं। आज परचून की दुकान और दूध की दुकान के अलावा जो भी व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली हैं, उन तक ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है, उनकी जेबों में पैसे नहीं है। उनके जेबों तक पैसे पहुंचेंगे कैसे? हम ये कहना चाहते हैं, आज अगर ये फायदा छोटे व्यापारियों को, खुदरा व्यापारियों को और किसान को क्या आपने डायरेक्ट कोई ऐसे लोन की व्यवस्था की क्या? डायरेक्ट बेनिफिट की कोई व्यवस्था की क्या? नहीं की। हम बार ये देश कहना चाहता है, आपदा में अवसर तलाशने के बजाय हम एक लोक कल्याणकारी अंतिम नागरिक की बात करिए। देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन इन सवालों के साथ खड़ा है। ठीक है, मैं राजपाल कश्यप के पास चलूंगा और सबसे अंत में हरीश जी के पास आऊंगा। राजपाल कश्यप जी, जितना अर्थशास्त्र मैं जानता हूं उसके आधार पर मेरी समझ ये है, पहले पैसा लगाना होगा देश को, तब कारोबार शुरू होगा, फिर वो पांव चलेगा खड़ामा, फिर उससे कुछ आय होगी, फिर उससे देश की क्रय शक्ति बढ़ेगी। ये मैं जानता हूं, यही साइकिल मेरी समझ में आता है। हो सकता है अग्रवाल साहब की थ्योरी दूसरी हो, ठीक, लेकिन लाख टक्के का सवाल ये कि क्या आज पहले पैसा लगाने की स्थिति में लोग हैं? जो आदमी मोटरसाइकिल से 200 किलोमीटर का सफर रोज करता है कुछ सामान बेचने के लिए दुकान, वो 200 किलोमीटर का जो उसका जो प्रतिदिन का वो डिफरेंस आ गया इस बढ़त के कारण, उसमें तो उसकी सारी दिन भर की तनख्वाह चली जाएगी। राजपाल जी। अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छा अमिताभ जी आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, क्योंकि ये लगातार 15 दिन से चल रहा था और ये दुनिया के मुद्दों में कहीं ये मुद्दा छुप जा रहा था, दब जा रहा था। जो भारत के आम आदमी और आम नागरिक से कोई जरूरी नहीं कि गाड़ी में जो डीजल डलाता है, पेट्रोल डलाता है या ट्रांसपोर्ट का काम करता है वही प्रभावित है, जो नहीं भी भराता है वो भी इससे प्रभावित हो रहा है। गांव में गरीब आदमी जो साइकिल से चलता है वो भी प्रभावित है। वो इसलिए प्रभावित है, जब सामान खरीदने जाएगा तो उसको महंगा मिलेगा। ये जनता पे ही तो बोझ पड़ रहा है। आज जनता के पास में कितने लोग हैं जिनके पास ऑटो टेम्पो में तेल, क्योंकि ऑटो में संख्या कम कर दी गई, वो कैसे भराते हैं, उनको सवारी भी नहीं मिल पा रही है और कैसे चलेंगे। और कितने गरीब लोग हैं। आज ही मैं गया था मलियावाल लखनऊ में, एक ऐसा परिवार देख के आया हूं जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 51,000 रुपए से मदद की समाजवादी पार्टी ने। हम लोग देने गए थे, 6 बच्चे थे, 6 के पास कपड़े नहीं थे। मेरे मोबाइल में फोटो है अमिताभ जी, 6 के पास टूटा घर था, कच्चा झोपड़ी थी।
ऐसे लोग हैं, इनके लिए क्या सरकार करेगी? पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ता जा रहा। इन्होंने तो ऐसा बना दिया कि लोग भूल गए थे कि कब क्या रेट है। और अब तो इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में जो जिस तरीके का कहा कि इंटरनेशनल मार्केट तय करेगा, तो हमें तो नहीं लगता। जब चुनाव से पहले 2014 से पहले कहते थे कि यही बीजेपी के लोग कहते थे 35 रुपए में कर देंगे, लेकिन हमें तो रफ्तार जब से बीजेपी की आई, पेट्रोल डीजल तो लगातार महंगा होता चला जा रहा। हाँ, ये बड़े जो तेल व्यवसाय से बड़े उद्योगपति हैं, उन घरानों को ये मदद करने का काम बीजेपी कर रही है। लूटने का पूरा ठेका दे दिया। जब लॉकडाउन में 0 बैरल तक पहुंच गया था, तब भी जनता को कोई लाभ नहीं मिला। जनता को कोई लाभ राजपाल कश्यप अभी रुकना होगा दोस्त। अब सारे सवालों को, ठीक है राजपाल जी, जनता को सारे सवालों को लेकर मैं भाजपा के पास चलूंगा, हरीश श्रीवास्तव जी के पास। एक बात इसमें जोड़ूंगा, इस बेसिक चीज को समझ में रखते हुए हमको अपनी बात कहनी चाहिए कि दाम तो डीजल और पेट्रोल का बढ़ता है, लेकिन आटे का 10 किलो का पैकेट भी उससे प्रभावित होता है। अब आटे से ज्यादा एसेंशियल चीज तो और कोई नहीं फिर देश में। जीवित रहना है तो आटा तो चाहिए। रोटी तो नमक से भी खा लेंगे, लेकिन रोटी तो चाहिए। 10 किलो और 5 किलो का पैकेट भी बढ़ जाता है, उसका दाम भी, क्योंकि दुकानदार कहता है कि साहब अब ट्रक पैसा ज्यादा ले रहा है। हरीश जी, अर्थशास्त्रीय पैमाने कुछ भी हो, लेकिन समाजशास्त्र ये कहता है कि ये वक्त उतना मुफीद नहीं है इस महंगाई के लिए जितना 6 महीने साल भर पहले का भारत था। आज 80 रुपए लीटर डीजल भरा के धंधा करना या 80 रुपए लीटर पेट्रोल भरा के धंधा करना कितने लोगों के लिए वो है? कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? कितनों के पास इतनी कैपेसिटी है? नहीं अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है कि इसका प्रभाव आम खास सब पे पड़ता है, बराबर पड़ता है। और गांव का सामान्य से सामान्य आदमी हो, जो उसका उपभोक्ता है या नहीं भी है, वो भी, क्योंकि ये ऑयल सभी चीजों को, ट्रांसपोर्ट से लेकर के बहुत सारी चीजों को प्रभावित करता है, तो इसका प्रभाव कमोबेश सब पे पड़ता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि समाजशास्त्र, निश्चित रूप से समाजशास्त्र प्रभावित हो रहा है और उस पर लेके आप चर्चा कर रहे हैं, परंतु समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों परस्पर पूरक हैं। अर्थशास्त्र ठीक रहेगा, समाजशास्त्र ठीक रहेगा, दोनों का कहीं बैलेंस बिगड़ेगा तो दोनों गड़बड़ हों। और डॉक्टर एम.के. अग्रवाल साहब ने बात कही, अभी हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप सिंह जी बोल रहे थे, कांग्रेस के जो राज्य हैं, कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, वो पंजाब हो, वो मुंबई हो, वो राजस्थान हो, वो पांडुचेरी हो, वो राजस्थान हो, सभी राज्यों में आप देखिए जो वैट की जितने परसेंट उन्होंने ऑयल प्राइसेस पे बढ़ाए हैं, वो सबसे ज्यादा फोर्थ फ्रंट पे है। ना श्रीवास्तव जी, इसीलिए मैंने कांग्रेस भाजपा का भेद ही नहीं किया। इसमें कांग्रेस, भाजपा, जेडीयू, टीएमसी सब शामिल। नहीं बिल्कुल नहीं, वो मैं उसको लेकर के नहीं, लेकिन एक मित्र ने ये बात कही थी, इसलिए बातों मैंने कही जी। देखिए, एक तो अगर आप जून में ऑयल प्राइसेस की बात देखें तो 7 जून से 16 जून के बीच 153% जो क्रूड ऑयल की प्राइसेज हैं वो बढ़ी हैं। तेल की प्राइसेज आजकल प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे वो निर्धारित होती हैं ट्रेड पैरिटी प्राइसिंग के हिसाब से, और इस पे 2-3 फैक्टर और बहुत प्रभावी करते हैं। वो है रूपीज और डॉलर की जो अंतर होता है, वो जो वेरिएशन होता है, वो इसको बहुत प्रभावित करता है, जो ग्लोबल इसका जो अंतर आता है। इसके अलावा एक फैक्टर है गैसोलाइन
हायर गैसोलाइन क्रैश प्राइसेस, इनके ये जो ऑयल इंडस्ट्री का एक टेक्निकल टर्म है लाइन क्रैक, तो उसको लेकर के जो क्रूड ऑयल से अन्य कंपोनेंट बनते हैं उनके तमाम चीजों पे वो चीजें उसका ऑयल प्राइसेस डिपेंड करती है। फिर आता है एक्साइज ड्यूटी का। एक्साइज ड्यूटी अभी तक ये कंपनी ऑयल कंपनियां बियर कर रही थी, अब वो एंड यूजर पे आया है। और वर्तमान की जो परिस्थिति है, सारी तो बातें पहली ठीक बात हैं। तो ये कि इसको एक फैक्टर इंटरनेशनल एक फैक्टर नहीं प्रभावित करता, जबकि 3-4 बड़े कारक हैं जो इसके दामों को प्रभावित करते हैं। और ये बात सही है कि जो कोरोना का जो महासंकट आया, इसके नाते राज्यों ने सभी राज्यों ने अपने बैट को इंक्रीज किया। भाई अग्रवाल साहब, मेरी दृष्टि, आप मेरी अच्छाई कहो बुराई कहो, लेकिन मेरी दृष्टि तो व्यापक समाज पर पहले जाती है, सेलेक्टिव सेक्टर्स पर कम जाती है, बाद में जाती है। मोटरसाइकिल में, पुरानी मोटरसाइकिल जो तेल भी ज्यादा खाती है, थोड़ी खचाड़ा भी है, उसमें अगरबत्ती धूप बत्ती झोले में रख के दुकानों दुकानों पहुंचाने वाला आदमी, बेचने वाला, ठीक, कुरकुरे बिस्कुट मुरमुरे के झोले टांग कर दुकान खोखो पे सप्लाई करने वाला आदमी, इन्हीं को जोड़ लो तो 2-4 करोड़ होंगे पूरे हिंदुस्तान में। वो दिन भर में 300 का तेल अगर फूंकते थे तो 700-800 कमा लेते थे, तो उनको एक 400 रुपया 500 रुपया दिन भर का पड़ जाता था। अब अगर 500 का तेल फूकेंगे और 700 कमाएंगे तो वो अर्थशास्त्र का कौन सा सिद्धांत शाम को उस पर चूल्हे पे बनाएंगे? अग्रवाल साहब देखिए अमिताभ जी, मैंने कहा ना, ये विषम परिस्थिति है और जिस तरह से चीजें हैं, आपकी बात मैं पूरी तरह से समझ रहा हूं, मैं ऐसा नहीं उस बात को काट रहा हूं जी, लेकिन एक जो तात्कालिक है, मैंने कहा ना, इसमें केंद्र सरकार को थोड़ा फौरी रूप से 2-4-5 रुपए का अपना एक्साइज ड्यूटी घटाना होगा, एक चीज। दूसरा, ये उम्मीद करना कि तेल के दाम अभी जिस तरह से हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ये मेरे ख्याल से बहुत उचित नहीं होगा। अग्रवाल साहब, जब तेल के, एक मिनट, एक सप्लीमेंटरी ले लो अग्रवाल साहब, एक सप्लीमेंटरी क्वेश्चन ले लीजिए। जब तेल के दाम मई में, अप्रैल में, मई में रसातल में थे, तब दाम कब हुए थे? जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम रसातल में चले गए थे, माइनस में चले गए थे, तब कम हुए थे क्या? नहीं, माइनस में तो वो केवल जो है वायदा बाजार में था, रियल मार्केट में अरे कम तो हुए थे, पहली चीज कम हुए थे ना, चीज उसी कम हुए थे ना, लेकिन उस समय कंजम्पशन ही नहीं था, एक चीज। अरे तो क्या छूट मिली उसकी? कंजम्पशन नहीं था, रिटेल रेट फ्रीज कर रखा था जी, उसी रिटेल उसी का देखिए ऐसा है कि ठीक है, उन 82 डेज के लिए जहां जब लॉकडाउन था जी। हाँ अग्रवाल साहब बताइए। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, उसी का फायदा उठाते हुए केंद्र सरकार ने रेवेन्यू जनरेशन मेजर के तहत 18 रुपए प्रति लीटर का उन्होंने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दिया इस पर। मुझे जहां तक ध्यान है 18 रुपए ही है जी। तो 18 रुपए का लगा करके, क्योंकि उनको रेवेन्यू, जबकि तेल का बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो रहा था, और जो इस तरह की विपरीत परिस्थितियाँ होती, शायद अब तक के डेवलपमेंट के हिस्ट्री में पिछले 100 साल की ये वाली स्थिति जो अभी आई नहीं आई थी। और आज के दिन हर कोई जो सक्षम है वो भी सरकार का मुंह देख रहा है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि जहां आप बात करते हैं कि मुरमुरे वाले की, इसकी उसकी बात करते हैं, वहीं पर लोग बात करने लगते हैं कि बड़े मकानों की EMI की बात करने लगते हैं, वो भी माफ़ हो जाए। तो एक अननेसेसरी प्रेशर नहीं क्रिएट होना चाहिए। उनकी बात जहां तक है, उनको दूसरे रूप में, क्योंकि मैं आपको बताऊं अमिताभ जी, आप बात एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन अगर तेल के कंजम्पशन का पैटर्न उठा करके देखेंगे तो 3/4 जो ऑयल कंजम्पशन कर रहे हैं वो रिच सेगमेंट कर रहा है, और उससे आने वाला रेवेन्यू मैक्सिमम पुअर सेगमेंट पर जा रहा है। इस रूप में भी इसको देखना होगा। ठीक है अग्रवाल साहब। अगर हम मान लीजिए तो मैं कार चलाता हूँ, जाकी रही, और मैं भी वही रेट पे कर रहा हूं, आएंगे आपके पास दोबारा। जाकी रही भावना जैसी, सो देखी प्रभु मूरत तैसी। क्या
अर्थशास्त्रियों को भारत का समाजशास्त्र कभी बहुत समझ नहीं आया, क्योंकि अर्थशास्त्र की पढ़ाई ज्यादातर हो गई विदेश में। जो विदेश में पढ़ के आया वो मऊरानीपुर कभी गए ही नहीं, वो जाने बरुआ सागर में क्या समस्या है, आदमी कैसे जी रहा। हार्वर्ड में जो पढ़ के आया अर्थशास्त्र, वो तिंदवारी और बर्रा में क्या हो रहा कैसे समझ लेगा भाई? कोई संजय की दृष्टि है क्या? जाके पाँव ने फटी विवाही शोका जाने की पढ़ाई टाट पट्टी पर पढ़ के आया हूँ। आपकी नहीं कह रहा अग्रवाल साहब, मैं विश्व की अमिताभ जी मैं टाट पट्टी पर पढ़ के आया हूँ। माफी चाहूंगा आपके लिए, मैंने टिप्पणी की। मैं कह रहा हूं अभी तक जो लोग अर्थशास्त्र पर प्रामाणिक विद्वान माने गए भारत में भी और दुनिया भर में, वो सब लोग सुपर इलीट क्लास के लोग रहे। उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, उन्होंने बड़ी बड़ी थ्योरीज दी। इसलिए मैं कहता हूं अर्थशास्त्र समझना है तो समाजशास्त्र को भी जानिए। खैर, राजपाल कश्यप, मैं दोनों बातें मान लेता हूं, सरकार को भी पैसा चाहिए, योजनाओं को अगर जारी रखना है, गरीब को मदद करनी है, ठीक बात, ये तर्क भी ठीक है। लेकिन ये तर्क भी उतना ही ठीक है कि जब हमारी जेब में, मोटरसाइकिल में या कार में तेल भराने का पैसा ही नहीं होगा बस में, तो भले ही कितना भी सुनहरा भविष्य सामने हो, मैं उस भविष्य की ओर चलूंगा कैसे? राजपाल कश्यप, जी अमिताभ जी, आपने सही कहा। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र जब तक समाजशास्त्र नहीं समझेगा तब तक धरातल की सच्चाई नहीं पता लगेगी। और ये कोरोना की आड़ में क्या क्या करेंगे अमिताभ जी? कोरोना में किसने नहीं दिया, मदद किया? सारे कर्मचारी से लेके, सिपाही से लेके, सारे देश के कर्मचारियों का, और पता नहीं कितने बजट अभी अलाटी नहीं हुए थे, सब कोरोना में लग गए। और हम लोगों ने विधायक निधि से लेके, सांसद निधि से लेके सब दे दिया, स्वयंसेवी संस्थाओं ने दे दिया, उद्योगपतियों ने चंदा दे दिया। और जब 400 लोग थे, 400 भी नहीं थे, पूरा देश बंद था, 4 लाख क्रॉस कर गए। और ये कोरोना की समस्या की आड़ में ये देश को निचोड़ना चाहते हैं, गरीब को बिल्कुल निचोड़ना चाहते हैं। गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, कैसे ये सारे प्राइस बढ़ जाएंगे, बिस्किट से लेके और नमकीन से लेके और खाने की जो भी गांव गरीब सब्जी से लेकर सब चीजें बढ़ जाएंगी। ये इनको क्यों नहीं समझ में आता बीजेपी के लोगों को? हर जगह कोरोना कोरोना, अरे कोरोना है तो फिर आप 4 लाख पे क्यों? 4 लाख पेशेंट है आज, और क्वारंटाइन सेंटर क्या बनाया आपने? स्कूल में बना दिया। दवाई कौन सी दे रहे हैं? बुखार की दे रहे हैं। और कौन सा आपने बीमार आईसीयू या हॉस्पिटल खड़े कर दिए? यही तो है। कोरोना में सांप निकल आ रहे हैं क्वारंटाइन सेंटरों में। ठीक है, ऐसी व्यवस्था कर दी, कहाँ पैसा खर्च कर दिया? ठीक है राजपाल भाई, आप डिजिटल रैली करने के लिए, वर्चुअल रैली करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक। मैं प्रदीप सिंह से एक टिप्पणी ले लूं। करोड़ों रुपए वर्चुअल रैली ठीक है राजपाल, रुकना होगा भाई। प्रदीप सिंह, मैं सरकारों की सीमा भी समझता हूं, चाहे वो सरकार उत्तर प्रदेश की हो, चाहे अशोक गहलोत की हो, चाहे ममता जी की हो, चाहे नीतीश बाबू की हो, मैं समझता हूं उनकी सीमा। खर्चा है, जेब में पैसा नहीं, तो स्वाभाविक है टैक्सेशन ही एक बात दिमाग में आती है। सरकार के पास और कोई दूसरा उपाय नहीं। लेकिन फिर भी मेरा मन बार बार वहां अटकता है कि सारी बात ठीक है, लेकिन ये बढ़त उसको भी नुकसान पहुंचाएगी, उसको भी प्रभावित करेगी जिसने एक बूंद तेल नहीं खरीदा। समस्या ये है। प्रदीप सिंह, अमिताभ जी, अभी हरीश जी ने ये कहा था कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर क्या किया। हमारे बगल में छत्तीसगढ़ है, हमने वहां न्याय योजना लागू कर दी है। अब जहां तक बात भारत सरकार की और बढ़े हुए दामों की है, हम बार बार ये कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रवासी मजदूर अपने गांवों में पहुंचे, उनमें कई लोगों ने अपने घरों में आत्महत्या कर ली है। और जब आप मिडिल क्लास पर सवाल खड़े करते हो, एक टीचर थे बाराबंकी में, उनके परिवार के 5 सदस्यों ने आर्थिक तंगी के कारण इसी कोरोना में आत्महत्या कर ली है। इस तरह की आत्महत्याओं की सूचनाएं लगातार आ रही हैं। हम ये कहना चाहते हैं
कि आप इस हमारे गरीब परिवार को, गरीब श्रमिकों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट के लिए क्या किया है, ये सवाल है। इन सवालों का जवाब आपको देना होगा। आपको ये जवाब देना होगा कि आज मिडिल क्लास के लिए आपने क्या किया है। मिडिल क्लास पर आप कहते जरूर हैं, लेकिन आज वो सिसक रहा है, वो अपनी बात कह नहीं पा रहा है। उसकी नौकरियां जा चुकी हैं, बहुतों की नौकरियों की तनख्वाहें कम हो गई हैं, ईएमआई बाकी है, स्कूल की फीस चल रही है, और यहां तक की स्थिति आ गई है कि जो दुकानदार हमें सामान दे रहे हैं वो एमआरपी से ज्यादा रेट पर दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोरोना की वजह से हमारी डिलीवरी जो हो रही है ज्यादा रेट में हो रही है। इन सारे सवालों का जवाब भी देना होगा। और जब हम ये कहते हैं कि हम मदद कर रहे हैं, तो कोरोना के जो भी हॉस्पिटल खुले हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर खुले हैं, वहां की स्थिति यह है कि 40-40 लोग एक क्वारंटाइन सेंटर में और एक ही लैट्रिन बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप वहां पर क्या मदद कर रहे हो? प्रदीप सिंह, ठीक है, मैं हरनाम सिंह के पास चलूंगा। मदद करने के लिए आती है, उन्हें आप एक सेकंड रुको, देते हो, उन्हें आप लगातार बाहर निकलने होगा भाई। मैं हरनाम सिंह जी के पास चलूंगा। आपके कुछ प्रयास हैं राजनीतिक, अरे भाई रुको प्रदीप सिंह, राजनीतिक लोगों को आवेश में ये ध्यान रखना चाहिए कि तथ्य दुरुस्त रहे। ये अच्छा अभ्यास रखना चाहिए प्रवक्ताओं को। अगर सरकारी स्कूल में भी कहीं आइसोलेशन सेंटर बना होगा तो भी वहाँ 4 से 8 बाथरूम हैं, एक्स्ट्रा नल भी लगे हैं, इसलिए एक ही बाथरूम में 40 लोग जा रहे हो, ऐसा प्रसंग मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया। इसलिए हम अपने, ये संकट बड़ा है और इस संकट का अनुभव किसी के पास नहीं। अमिताभ जी राजधानी के अंदर है, न गहलोत के पास था, न ममता जी के पास था, न अरविंद के पास था, न केंद्र के पास था। ये भूतो न भविष्यति है। आज जितने भी लोग भारत में जिंदा हैं उनमें से कोई प्लेग के समय नहीं था जिंदा ना, इतना बुजुर्ग कोई भारत में नहीं बचा। इसलिए ये सबके लिए नया था। कुछ गलतियां होंगी, कुछ सीखेंगे, लेकिन देश लड़ रहा है, ये ध्यान रखिए। देश का मान मर्दन नहीं हो वैसा बोलिए। हरनाम सिंह जी, मैं फिर अपनी बहस को वहीं पर केंद्रित करता हूं। बाकी तो चीजें ऐसी हैं कि मान लो भाई किसी चीज पे सोने पर दाम बढ़ा, हम सोना लेंगे तो उसका दाम का असर मेरे ऊपर आएगा, नहीं लेंगे नहीं आएगा, ठीक। पाउडर का दाम बढ़ा, पाउडर लगाएंगे तो दाम बढ़े, मेरे ऊपर असर है, नहीं तो नहीं जी। लेकिन ये तो ऐसी बीमारी है तेल की कि उपयोग करो या ना करो, खरीदो या ना खरीदो, जेब पर बोझ पड़ना ही है। हरनाम जी, जी जी अमिताभ जी, देखिए ऐसा है, सरकार के भले ही प्रयास बहुत रहे हों, लेकिन जो देश की स्थिति बनती चली जा रही है, आज जो पूरे देश में माहौल बन गया है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे पुलिस का जवान हो या कोई वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, इस कोरोना महामारी में हर व्यक्ति परेशान हो गया है। हम फिर एक बात कहना चाह रहे हैं कि अगर देश की सरकार, प्रदेश की सरकारें किसान और मजदूरों को राहत देकर काम नहीं करेंगी तो आज देश की ऐसी स्थिति चारों तरफ से बन रही है कि इस देश को बचाने वाला, इस देश को कंधे पे लाद के चलने वाला अगर कोई बचेगा तो इस देश का मजदूर और किसान बचेगा। इसको बचा कोई नहीं पाएगा। कोई अर्थशास्त्री लग जाए, कोई व्यापारी लग जाए, कोई पूंजीपति लग जाए। और मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, डीजल के रेट सरकार 100 रुपए कर दे, हम 70 सालों में मरे नहीं, दुबले पतले भले हो गए, गोरे से काले हो जाएं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस देश के साथ खड़े आपको दिखाई देंगे और इस देश का किसान और मजदूर इस देश के साथ खड़ा दिखाई देगा। बहुत बढ़िया बात है। सरकार अपने जहन में बात डाल ले, बहुत अच्छी बात। और अगर इस किसान मजदूर के लिए ईमानदारी से योजनाएं नहीं लाई तो
देश की स्थिति अमिताभ ठीक जी बात है, बहुत खराब अच्छी है। बात है। हम भी इस बात से सहमत हैं। इस देश में किसान और मजदूर खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, कि वरना कोई कॉस्मेटिक सर्जरी देश को आंतरिक रूप से प्रसन्न, स्वस्थ और संपन्न नहीं कर सकती। हरीश जी, सरकारों की सीमाएं हमको पता है। कोरोना का संकट कितना भीषण है, कितना अप्रत्याशित था, और आज भी उसकी कोई थाह नहीं, कहां पर जाके रुकेगा, क्या होगा, कब रुकेगा, कब तक ये परिस्थितियां चलेंगी, ये सारी बातें जायज। लेकिन एक तो वैसे ही 80% आबादी कमजोर, ऊपर से ये 90 दिन का संघर्ष जिसने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया, और उसमें लगातार 16 दिन एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह दाम बढ़ते जाए, रोज सुबह आहुति पड़ती जाए यज्ञ में तेल की। बात कुछ अटपटी लग रही है, अर्थशास्त्रियों को लगे नहीं लगे, नेताओं को लगे नहीं लगे, लेकिन गांव में लग रही है, कस्बे में लग रही है, शहर में लग रही है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है, और हरनाम सिंह जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि, और मेरा अपना मानना है कि इस तरह की जितनी भी नीतियाँ बनती हैं उसमें किसान संघ के और मजदूर संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करके और एक रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। और मैं ये आपका संदेश इस चैनल का, जो आपके चैनल के डिस्कशन का जो निष्कर्ष है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग के आला लोगों तक ये बात जाए, और केंद्र सरकार के जो माननीय वित्त मंत्री हैं उन तक भी मैं प्रयास करूंगा कि ये बात जाए कि इन विषयों पर मजदूर संघ और किसान संघ के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ भी बांटा करके इन चीज़ों का तय होना चाहिए, ताकि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन पे इसका कम से कम असर कैसे पड़े और उनको कैसे राहत मिले, इन विषयों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाना चाहिए। और माननीय मोदी जी और योगी जी सरकार की प्राथमिकता इस देश का गरीब है, किसान है, और उसको लेकर के अनेक नीतियां, अनेक कार्यक्रम वो बनाए भी हैं, कर भी रहे हैं, क्रियान्वित भी कर रहे हैं। ये सबको पता है कि चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे खाद्यान्नों के MSP बढ़ाने की बात हो, चाहे किसानों को अन्य सुविधाएं देने की बात हो, सब तरह से सरकार किसानों, गरीबों के प्रति समर्पित है, और उनका उत्थान, उनकी खुशहाली माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार का लक्ष्य है। उसी दिशा में सरकार समर्पित होकर अपनी नीतियां बना रही है। इस विषय को लेकर के जो आपने ये बात कही है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, और इसको मेरा प्रयास होगा कि आला लोगों तक, जो नीति निर्धारक हैं, उन तक ये बात पहुंचे। चलिए, संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो चला है, अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं। अमिताभ जी प्लीज। एक घर के आंगन से एक उदाहरण दूंगा। मुझे पता नहीं हमारे मित्र अग्रवाल साहब की कसौटी पर वो कितना खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, लेकिन हमने तो जिंदगी कोई देखा है, किताब तो पढ़ी नहीं ज्यादा, तो जिंदगी से उदाहरण दूंगा। घर में कोई संकट आ जाए, कोई बड़ी बीमारी लग जाए, उसमें गरीब से गरीब आदमी अच्छे से अच्छा इलाज कराता है, कर्जा लेके भी। वो कहता है इस संकट से पार निकल जाएंगे तो फिर कमा खा लेंगे। इस वक्त तक कर्जे की चिंता नहीं करो, प्राण बचना चाहिए। यही सामान्य सिद्धांत है। खड़ुआ, बिछुआ, पायल, बिंदी गिरवी रख के आदमी इलाज कराता है कि स्वस्थ हो जाएंगे, फिर परिश्रम करेंगे, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ते, फिर लक्ष्मी आएगी। भारत देश के रूप में भी आज उसी परिस्थिति में है, एक बड़ी बीमारी की चपेट में है, सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया, 60, 70, 75 दिन, बड़ा आर्थिक संकट आ गया। लेकिन यह समय उतना ही संवेदनशील है, इसमें अगर जरा सी धुरी इधर या उधर गलत झुक गई तो लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। जान लीजिए, हो सकता है अच्छा अर्थशास्त्र हो सकता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेजेंटेशन में उसका उल्लेख हो
हो सकता है अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने वाले उसकी पैरवी करें, सो व्हाट। हमको देखना होगा मेरे शहर का, मेरे गांव का ननकू और रज्जाक इस परिस्थिति में अगर यह निर्णय हो तो कैसे जिएगा। कसौटी यहां होनी चाहिए खड़ी, बाकी सारी बातें बाद में देखी जाएंगी। अस्पताल से चाचा घर आ जाएं, चलने फिरने लगे, उसके बाद अर्थशास्त्र पर चलेंगे, तब समाचार छोड़ देंगे। पहले अस्पताल से चाचा घर तो आए, चले तो हमको इत्मीनान तो हो कि हां जीवित रहेंगे। पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। हम जानते हैं कलेक्शन कहां से आए, और ये बात केवल मैं नहीं जानता, ये बात राजपाल कश्यप भी जानते हैं, प्रदीप सिंह भी जानते हैं, हरनाम सिंह भी जानते हैं, इस देश के लोग जानते हैं, वो उतने विवेकशील हैं। कभी जयप्रकाश जी ने कहा था कि इस देश का आदमी अशिक्षित तो हो सकता है लेकिन अज्ञानी नहीं है, वो देश का अच्छा बुरा समय समझता है। घर के सारे सदस्य समय बुरा होता है तो कोई अनड्यू डिमांड नहीं करता, कोई नहीं कहता रसमलाई मंगाओ। कर्जा लेके जब इलाज हो रहा हो चाचा का, तो ऐसा कौन निकम्मा होगा जो कहेगा मुझे रसमलाई खानी है? कोई नहीं कहेगा। रसमलाई की मांग कोई नहीं करता। लेकिन ये समय है, बिजली और तेल एक ही बिरादरी का मामला है, और गैस। जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा था कि ऊर्जा के लिए कोई भी कीमत छोटी, ऊर्जा का प्रवाह बना रहना चाहिए नीचे तक पेनिट्रेशन। ये ऊर्जा ही है, चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे बिजली हो। हम जानते हैं कि इस वक्त एक बेसिक सवाल है, 70 दिन फैक्ट्रियां बंद रही। जो लोग लोहे की फैक्ट्री बनाए हुए हैं जिससे लोहा कायांतरित होकर बनती है शीट वीट, उनके यहां बिजली की बड़ी खपत है। पता लगा फैक्ट्री में फिक्स्ड जो रेट है वही 30 लाख रुपया महीना का, चले या ना चले, तो वो 90 लाख के नीचे आ गए 3 महीने में। वो क्या करेंगे? वो फैक्ट्री कम समय के लिए लंबे समय तक बंद रखेंगे। आप लॉकडाउन खोल दो तो भी उससे मजदूर प्रभावित होगा। तो अगर उस वक्त मैं ये वकालत करूं कि फिक्स चार्ज को छोड़ो, पूरा नहीं छोड़ सकते, आधा छोड़ो, तो ये तो करना होगा। ये घाटा तो सरकार को सहना होगा लोक कल्याणकारी राज्य में, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, कहीं की हो, किसी पार्टी की हो, और केंद्र को सहना होगा। इस वक्त अगर हम ये सोचे कि सारा रेवेन्यू हम तेल से निकाल लेंगे, नहीं, लोगों की कमर टूट जाएगी। अब ये 100 पर पहुंच जाए 10 दिन के भीतर तेल, कितने लोग हैं जो भरवा पाएंगे? फिर कैसे होगी खेती बाड़ी, कैसे होगा जीवन जगत का कारोबार? फिर वो ये समस्या पैदा हो जाएगी। इस वक्त नुकसान सहकर भी लोगों को रियायतें दी जानी चाहिए। राजकोषीय घाटे से बाद में निपटा जा सकता है, वित्तीय घाटे से बाद में निपटा जा सकता है। पहले 135 करोड़ लोग हैं, इसीलिए मैंने वो उदाहरण दिया। जब आदमी अस्पताल में हो तो सारे संसाधन झोंक कर हम उसको बचाते हैं। उस वक्त ये नहीं कहते कि नहीं म्यूचुअल फंड की किस्त तो जमा करनी पड़ेगी भाई, नहीं तो म्यूचुअल फंड कैंसिल नहीं हो जाएगा। कौन कहता है ऐसा? इलाज कराता है कि एलआईसी में प्रीमियम भरता है? एलआईसी में प्रीमियम भरना भी बहुत जरूरी काम है आर्थिक गतिविधियों के लिए, ठीक है, मैं सहमत हूं। लेकिन अगर हमको इलाज और उसमें से चुनना हो तो हम इलाज चुनेंगे। ये वक्त इलाज का है जी, संवेदनाओं का है। इसलिए मैं कहूंगा राज्य सरकारों से, टैक्सेशन का बोझ तेल पर कम करिए। सारी पार्टियां कहती हैं हम गरीब के साथ खड़े हैं, गरीब के लिए हैं, गरीब के लिए ही सोते जागते उसी का स्मरण करते हैं। कसौटी का समय है। अपनी अपनी राज्य सरकारों से कहिए कि राज्य के खाते में आने वाले टैक्सेस को कम करें, ताकि जनता को रोजमर्रा के इस संत्रास से थोड़ी राहत मिल सके। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर एम के अग्रवाल साहब, प्रदीप सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजपाल जी, कश्यप जी, हरनाम जी, अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो
शहर से लेकर गांव तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ तो परेशानी होना लाजमी था। व्यापारी हो, किसान हो, सब परेशान है। किसानों के सामने भी एक बहुत बड़ी चिंता है क्योंकि किसानी के कामों के लिए डीजल का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इधर धान की सिंचाई और गन्ना ढुलाई में भी डीजल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि किसान भी परेशान है। इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।